चलिए बुधवार का दिन और ऐसे में विमेंस वेडनेसडे की हम शुरुआत कर रहे हैं जहां पर महिलाओं के सवालों के जवाब। जी हाँ, विमेन इन्वेस्टर से जुड़े सवाल जो हैं आज हम शो में ले रहे हैं, उनकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ गए हैं हर्षवर्धन रुंगटा, CFP रुंगटा सिक्योरिटीज। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और खास पेशकश में, जहां पर आज विमेंस वेडनेसडे और तमाम महिला निवेशक हैं जो अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगी। और पहला सवाल अंशिका पूछना चाहती हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं। अंशिका, गुड इवनिंग, बहुत बहुत धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए और बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के विमेंस वेडनेसडे में आपका स्वागत है। हेलो कविता, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच हाय, फॉर गुड टेकिंग इवनिंग। माय क्वेश्चन। जी, बोलिए। हाँ जी, मैंने अपना पोर्टफोलियो डिटेल आपकी टीम के साथ शेयर किया बिल्कुल। था विद ऑल द स्कीम हाँ नेम्स जी। एंड एवरीथिंग। तो या मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। मैंने उस जी। टाइम अपना कोई गोल ऐड नहीं करा था, बट अभी आई वुड लाइक टू ऐड माय गोल। बेसिकली ओके, आई एम ट्राइंग टू accumulate 10 CR इन नेक्स्ट 10 years। ठीक है। एंड सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जो मेरी स्कीम सिलेक्शन है, काफी न्यू फंड्स मैंने कुछ ऐड कर रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, इनमें से कुछ पुराने फंड्स भी राइट। हैं। अब तो मेरा ओके। पोर्टफोलियो सिलेक्शन कैसा है एंड डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से सारी स्कीम्स कैसे हैं। सेकेंडली, इफ आई एम एन अग्रेसिव इन्वेस्टर एंड आई कैन टेक हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न, तो उसके पर्सपेक्टिव से शैल आई गो फॉर एनी थीमेटिक फंड, डिफेंस फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स? इन दोनों में जी, मैं अगर कुछ ऐड कर सकती हूँ तो उस पर मुझे सजेशन चाहिए। एंड मैम, ठीक वन है। लास्ट क्वेश्चन। ये मेरा पोर्टफोलियो है, बट एट द सेम टाइम मेरे फैमिली में देयर इज सेकंड पोर्टफोलियो दैट आई एम आल्सो करंटली मैनेजिंग। तो ओके, उसका मैंने आपको डिटेल शेयर नहीं करा है, बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि राइट। अगर मुझे अपने स्कीम्स डिवाइड करना है, फॉर एग्जांपल अगर थीमेटिक सेक्टर से इफ आई एम गोइंग फॉर द डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस एंड दूसरे पोर्टफोलियो में फाइल कीप इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या वो एक सही अप्रोच होगा? ये कुछ मेरे क्वेश्चन थे। ठीक है। ऑलराइट, अंशिका, धन्यवाद। अपना सवाल आपने काफ़ी विस्तार से पूछा है। जो डिटेल्स मेरे पास हैं मैं एक बार दोहरा देती हूँ, आप देखिएगा अगर ये डिटेल्स में कुछ कमी है। SBI ब्लू चिप आपके पास है, एक्सिस का मिड कैप है, ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50, निपॉन का स्मॉल कैप आपके पास है। और आपने उसमें SIP अपनी बढ़ाई भी है और 2014 से आप इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और सवाल जो आपने बताए हैं, साथ ही लार्ज और मिड कैप्स में अगर आपको अपना निवेश लमसम के तौर पर बढ़ाना चाहिए या नहीं, ये भी आपका एक सवाल है। और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर लग रही हैं, लेकिन आपका समय भी 10 साल का है और 10 साल में आपको चाहिए 1 करोड़, कितना कहा आपने? 10 CR इन नेक्स्ट 10 10 years। CR। ओके, हाँ जी। 10 CR इन नेक्स्ट 10 years। ओके, चलिए परफेक्ट। और वैसे तो महिलाओं की उम्र नहीं पूछनी चाहिए अंशिका, लेकिन क्योंकि हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो माफ़ी चाहूँगी, पर आपकी उम्र जान सकती हूँ क्या? हाँ जी, बिल्कुल। करंटली आई एम 29 years old। लवली। आई मीन ये काफ़ी कमेंडेबल है। आप 29 ईयर्स की हैं और आपने इतना बढ़िया पोर्टफोलियो ये खुद बनाया है अंशिका आपने? हाँ जी, ये मैंने खुद बनाया। चलिए, आपकी उम्र पूछ के तो यहाँ फ़ायदा हो गया। मैं तो सोच रही थी कि खामखा गलत चीज़ आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन अच्छी बात ये निकली आप 29 साल की हैं और आपकी उम्र के वो तमाम लोग जो शायद अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं सोचते हों, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है जो आपके पोर्टफोलियो के थ्रू उनको मिल रही है। आप न सिर्फ वेल प्लान्ड हैं, आपको ज़रिया भी पता है और मेरे ख्याल से बाज़ार को आप पढ़ती लिखती भी हैं, समझती भी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और सराहनीय आपका जो सवाल है और आपकी जो कोशिश है। बहुत समय नहीं लूँगी मैं, क्योंकि हर्ष के पास भी बहुत सारी बधाइयाँ होंगी आपको देने के लिए और यकीनन आपके लिए एक स्ट्रैटेजी भी तैयार है उनके पास। बताइए हर्ष। जी हाँ कविता, आपने सही फरमाया कि अंशिका अभी 29 इयर्स की हैं और इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट्स 2014 से किया है। सो 10 साल पहले से ये इन्वेस्ट करती आ रही है रेगुलरली, व्हिच मीन्स 19 साल की उम्र से इन्होंने स्टार्ट किया है। सो आई थिंक अंशिका, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जो कंसिस्टेंसी आपने अब 10 साल तक रखी है और एक टाइमलाइन बना रखा है कि आपको 10 साल बाद क्या अमाउंट चाहिए। सो आपके पोर्टफोलियो पे आता हूँ। आपने कहा कि आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो उस लिहाज से अगर हम आपका एलोकेशन जो मिड एंड स्मॉल कैप में देख रहे हैं वो ठीक है, तो उस लिहाज से आप अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यू कर सकती हैं। जो आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं वो भी अच्छी हैं, आप उसमें कंटिन्यू करिए। एक चीज आपने अपने सवाल में पूछा है कि आप क्योंकि ज्यादा रिस्क लेना चाह रही हैं, इसकी वजह से क्या आपको थीमेटिक सेक्टर फंड या इंटरनेशनल फंड जोड़ना है क्या आपके पोर्टफोलियो में?
तो एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ देना चाहूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उसे एक सेक्टर या थीमेटिक फंड की कैटेगरी में लगाते हैं। इंटरनेशनल फंड अगर आप एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए आप लेते हैं कि भाई आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडियन ज्योग्राफीज में आज की तारीख में है, आप डाइवर्सिफाई करके एक दूसरी कंट्री में दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने इंटरनेशनल फंड लिया तो ज्यादा रिस्क लिया है। तो जस्ट एक वो क्लैरिफिकेशन, इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि अगर आप इंटरनेशनल फंड करें तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डीलेवरेज करें इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में। आपकी प्रोफाइल समझ के ये दिखता है कि भाई आप है ना सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। सिर्फ एक कॉशन पॉइंट ये है कि सेक्टर फंड में आप तभी इन्वेस्ट करिएगा जब आप उसको मॉनिटर कर सकें उस सेक्टर को, कि उस डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है। सिर्फ सुना सुनी नहीं कि भाई डिफेंस अच्छा लग रहा है, लेकिन क्यों अच्छा लग रहा है, किस टाइप की कंपनीज है उसके अंदर और उन्हें कैसे फायदा होगा। और दूसरी बात कि आप उसका एग्जिट प्लान कर सकें, विच मीन्स कि अगर वो साइकिल खत्म हो गया, आपको लगता है कि वो पीक पे आ गया, तो आपको उसमें से निकल भी जाना है। अनलाइक अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड जिसमें आप सेक्टर्स या थीम्स नहीं पकड़ती हैं, फंड मैनेजर इन सेक्टर्स या थीम्स में से अपना एलोकेशन ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में रहते हैं, आपको इंडिविजुअल सेक्टर्स की चिंता ना होती है। तो आपने जैसे आइडेंटिफाई किया कि डिफेंस अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छा लग रहा है, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स अवेलेबल है मार्केट में जहां पे आप अभी निवेश कर सकती हैं। लेकिन तभी उसमें करिएगा अगर आप उसको मॉनिटर कर सकें और उसकी एग्जिट को प्लान कर सकें। ऑलराइट। और जो बाकी आप थीमेटिक एक्सपोजर पूछ रही थी अपने दूसरे फंड में, दूसरे पोर्टफोलियो में अंशिका, उसकी डिटेल्स क्योंकि हमारे पास नहीं है, लेकिन हर्ष किस बिना पर वो अपने दूसरे पोर्टफोलियो जिसका उन्होंने जिक्र किया, जिसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें भी वो थीमेटिक एक्सपोजर के बारे में जानना चाह रही थी क्योंकि डिटेल्स हमारे पास नहीं है और कुछ थंब रूल्स आपने ऑलरेडी बता दिए हैं थीमेटिक और सेक्टोरल एक्सपोजर को लेकर। वही थंब रूल और उसी तरह की बातें उनको अपने दूसरे पोर्टफोलियो में भी अप्लाई करनी चाहिए। हालांकि उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बार एक कोर पोर्टफोलियो अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तब आपको सोचना चाहिए इस तरह के डाइवर्सिफिकेशन के लिए। क्या कहेंगे? तो देखिए कविता, एक मैं उनकी ही रिक्वायरमेंट एक कंप्लीट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 10 साल में उन्हें 10 करोड़ रुपया चाहिए। सो अंशिका, अगर मैं बेसिक 12% से कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो 42 लैक्स का है, प्लस आप जो 90,000 रुपया हर महीना कर रही हैं, ये अगर 10 साल में अगर 12% से यहां से ग्रो करता है तो आपको करीबन 3.5 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आपको या तो क्योंकि आपका एग्रेसिव पोर्टफोलियो में मान के चलता हूं कि आपको ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन एनफी गाइडलाइंस के हिसाब से 12% का अनुमान लगाते हैं तो करीबन 3.5 करोड़ होता है। अब कविता, जो आपका सवाल था कि आप अंशिका एक अपने किसी फैमिली मेंबर का पोर्टफोलियो बना रही है, तो एक चीज अंशिका ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल अग्रेसिव है। इसका ये मतलब नहीं कि आप आपके जो जिस भी रिलेटिव के लिए ये पोर्टफोलियो बना रही है उनकी भी प्रोफाइल अग्रेसिव है। तो क्योंकि आप वो मैनेज करती है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो ना बनाइएगा। उनसे आप अगर उनसे समझें कि उनकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो हिसाब से बनाइए। अब आती है सेक्टर फंड उसमें ऐड करने की बात। तो यस, अगर एक कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो के रूप में आप उसे देख रहे हैं कि पैसे भले दो नाम पे हो लेकिन पूरे फैमिली का एक ही फंड है, तो आप डिफेंस अपने में ले रहे हैं, इंफ्रा या मैन्युफैक्चरिंग उनमें ले रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ जितना मैंने समझा है और आपको सलाह दे रहा हूँ कि एज एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, एज कोई भी एडवाइजर की भाई यही रोल होता है कि आप अपने हिसाब से ना काम करें। जो एक्चुअल इन्वेस्टर है उनकी प्रोफाइल को देखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाए। तो वही चीज प्लीज आप ध्यान में रखिएगा जब आप अपने कोई भी रिलेटिव का या फ्रेंड का या कजिन का या किसका भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं। चलिए, कुछ ग्राउंड रूल्स जो कि यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अंशिका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल अपना भेजा। अगली दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं और जैस्मिन हमारी अगली महिला दर्शक है जो सवाल पूछना चाहती हैं। जैस्मिन, नमस्कार, कहाँ से बोल रही हैं आप? हाय, मैं हाय, मुंबई गुड से बात इवनिंग। कर रही हूँ। ओके जैस्मिन, क्या मुंबई से करते हो बात आप कर रही हूँ। प्रोफेशनली? मैं जॉब करती हूँ प्राइवेट सेक्टर में। ओके, बताइए, आपको 15 लाख रुपए लमसम निवेश करने हैं बाजार में, ये मुझे आपने लिखा हुआ है। 25 to 30 lakhs लमसम करना है फॉर 10 years, Okay. 10 to 15 years। 10 to 15 years, 20 to 25 lakhs। ओके ओके, कोई खास आपका फाइनेंशियल गोल जो कि लाइंड अप है इस इन्वेस्टमेंट से? फॉर द रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट के लिए आपका कॉर्पस क्या आपने फैक्टर इन किया है जैस्मिन? 2 crores, 2 CR। 2 CR, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू? वो पर्याप्त होगा? आपने सारे अपने एक्सपेंसेस को काउंट इन करके उसको फैक्टर इन किया हुआ है? नहीं, I just roughly
counted. एक ballpark I mean, figure I है जो will आपके just- अभी and I जहन want में to है। start हाँ। SIP also. I want to start SIP also. Okay, so 20 to 25 lakhs This is lump sum investment and Yes, SIP or of 10,000? 10,000. Yes, I want to invest, but I don't know in which fund I have to invest. ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे समय पे आपने अपना सवाल भी भेजा है। और जस्ट मेरा, हमारी इन्फॉर्मेशन, हाँ पूछिए। एंड मेरा लाइक 7 to 8 मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लमसम में भी, तो उसका भी मुझे रिव्यू करवाना था कि ये जो मैंने इन्वेस्टेड ऑलरेडी किया है 5 to 6 years ago, so that is suitable Okay, for me, so- or I have to change it for. सो जैस्मिन, हमारे पास उसकी डिटेल नहीं है, क्या आप मुझे बताएंगी? 5 से 6 लाख बोल रही हैं आप? नहीं, 7 to 8 फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है। ओह, यस, तो उसकी लिस्ट तो आपने हमें दी नहीं है ऑलरेडी। नहीं, मैंने आपको भेजा था आपको। आई डोंट हैव दोज डिटेल्स ऑन मी, और मेरे ख्याल से हर्ष के पास भी वो डिटेल्स नहीं होगी। तो वो जो फंड्स हैं आपके, उनमें आपने कितना लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है? एसआईपी चल रही है कि आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया है? एसआईपी नहीं है, लमसम है। ओके, फंड्स के नाम याद है? बिकॉज अभी मेरे पास वो डिटेल्स है नहीं। अगर है तो मैं झटपट, मेरे पास हाँ बताइएगा। आपको बताइए। HDFC बैलेंस एडवांस स्टेज फंड में मैंने 2,50,000 एड लमसम किया था। फिर Okay. था नावी अग्रेसिव हाइब्रिड में 2,50,000 है। कौन सा है ये? कौन सा? एसबीआई नहीं, नावी। अग्रेसिव हाइब्रिड। ओके, देन आई हैव SBI इक्विटी हाइब्रिड 2 lakh। ओके, Then I have Mahindra Money Life Mid Cap 80,000. ओके, Then HSBC Mid Cap Fund 1 lakh rupees. ओके, Nippon Flexi Cap 1 lakh rupees. ओके, Franklin India Equity Hybrid 1 lakh. ओके। Kotak Equity Hybrid 25,000 and HDFC ELSS Fund 25,000. कोई खास वजह है आपने इक्विटी हाइब्रिड को अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा जगह दी है? आपको कैटेगरी पसंद है क्या? मेरे एडवाइजर नहीं, मुझे किसी ने एडवाइस किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने ये किया। बट आफ्टर दैट व्हेन आई वॉच योर शो, सो आई थॉट कि लाइक लेट्स गिव इट अ रिव्यू फॉर माय पोर्टफोलियो आल्सो। बिकॉज आपके पास हाइब्रिड में अगर है तो भी एक अग्रेसिव हाइब्रिड है, बाद में आपके पास सारे इक्विटी हाइब्रिड हैं। गुड, यू हैव 2 मिड कैप्स, यू हैव 1 फ्लेक्सी कैप, आपने KLSS टैक्स सेवर भी कर रखा है, और हाइब्रिड में ही अगर आपके पास एक और बैलेंस एडवांटेज है। चलिए, ओके, तो अब काफ़ी डिटेल्स आ गई हैं हमारे पास पोर्टफोलियो। इसमें ऑलमोस्ट लमसम कितना इन्वेस्टेड होगा आपका? इसमें ऑलमोस्ट लाइक 20 lakhs होगा। कुल मिला के 20 लाख है। ठीक है, 20 लाख निवेशित है, 20 लाख और निवेश करना है, उसके बाद 10,000 रुपये की आपको SIP भी करनी है, और ये सब कुछ 10 से 15 साल, और टारगेट है 2 CR। आई थिंक हर्ष, काफ़ी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं टू वर्क ऑन। बताइए। यस कविता, एक मैं सिर्फ उनका कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ कि उन्हें जो मेच्योरिटी पे चाहिए वो कितना मिलेगा, बट एनीवेज जी, जैस्मिन, 2 चीजें। एक है कि आपके पास अभी 15 से 20 साल है रिटायर होने के लिए, और आपने जो इन्वेस्टमेंट्स आज की तारीख में शुरू किए हैं, आपने लमसम के रूप में ऑलरेडी 8 कोई स्कीम्स जोड़ रखी हैं। अब नेचुरल सी एक बात है कि आपने अगर ये आज की तारीख में भी अगर देखा भी होगा थोड़ा, तो इतनी सारी स्कीम्स, इतना छोटा-छोटा अमाउंट अलग-अलग स्कीम्स में करना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2 तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है। एक है कि आपके पास टाइम होराइज़न 15 से 20 साल है, और दूसरी बात ये है कि भले 15 से 20 साल का टाइम होराइज़न हो, लेकिन आप लमसम के रूप में कर रही हैं, प्लस आपकी मार्केट की नॉलेज कितनी है, वॉलेटिलिटी आप हैंडल कर सकती हैं कि नहीं वगैरह। तो इसका एक मिश्रण बना के हमें एक पोर्टफोलियो बनाना है जो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब अच्छी बात पहले बता दूं आपको कि आप 20 लाख रुपए ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्टिंग स्कीम्स में इन्वेस्टेड है, 20 लाख आप और एडिशनल लमसम के रूप में करना चाह रही हैं, और 10,000 रुपया SIP के रूप में करेंगी। अगर ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, इसको मैं अगर 12% से ग्रो करता हुआ कैलकुलेट करूं, तो 20 साल में आपके पास करीबन 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। आपका टारगेट था 2 करोड़ का, लेकिन ये चीज बढ़ के अब 12% पे करीबन 5 करोड़ होगी। तो आपके जो लक्ष्य है उससे डबल आपके पास होगा। सो दैट इज अ गुड न्यूज। अब आते हैं आपको एक्शन क्या लेना। अभी एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियर है कि आपको इतनी सारी स्कीम्स, इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो
नहीं रखना है, कोई फायदा नहीं हो रहा आपको ये छोटा-छोटा अमाउंट रखे हुए इतनी अलग-अलग स्कीम्स में करके। आपको फिलहाल अगर मैं एग्जिस्टिंग स्कीम्स में से ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसे कंसोलिडेट करिएगा और प्लस जो आगे जाते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको एसआईपी कहाँ करनी है और लमसम कहाँ लगानी है। तो एसआईपी के लिए मैं आपको 2 स्कीम्स बता दूं, जो आपका पहला सवाल था कि 10,000 रुपए आपको महीने की एसआईपी करनी है। तो मैं 2 स्कीम आपको बताता हूं जिसमें आप एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इन दोनों में आप 5-5 हजार की एसआईपी करें तो आपका ये एसआईपी का जो पोर्टफोलियो है वो ठीक है। अब आते हैं आपकी लमसम की तरफ। आपका जो पहला सवाल था कि आपको 15 से 20 लाख करना है, तो मैं 2 स्कीम्स में डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ। एक है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड और टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज फंड। इन दोनों में आप 10 लाख करना चाह रही हैं या 20 लाख, जो भी अमाउंट, या 25 लाख, इसमें डिवाइड करके आप इक्वली लगा सकती हैं। अब आते हैं आपके प्रीवियस 20 लाख के जो पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, उसमें से आप कोई भी 2 स्कीम रखिए। जो मिड कैप आपके पास ऑलरेडी है, वो आपने 80,000 रुपया लमसम के रूप में एक स्कीम में लगाया और दूसरी में आपने 1 लाख रुपया कुछ लगाया। तो सिर्फ इतना ही लगा के आप मिड कैप में एलोकेशन शायद ठीक नहीं होगा। तो आपको एक सेपरेट कंसल्टेशन करिए कि ये जो लमसम आपका 20 लाख है, इसको या तो आपके अभी जो मैंने स्कीम्स बताई आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज टाटा मल्टी एसेट अपॉर्चुनिटीज, या तो इसमें करिए या तो एग्जिस्टिंग में से सिर्फ 2 स्कीम रखिएगा, इक्विटी हाइब्रिड स्कीम जो आपके पास है और एक मिड कैप फंड। इन दोनों को रखिए तो आपका पोर्टफोलियो आगे जाते हुए ठीक रहेगा। सो इन ऑल, मॉरल ऑफ द स्टोरी जो आपको बतानी है वो समरी ये है कि नई जो इन्वेस्टमेंट एसआईपी और लमसम करनी है वो मैं आपको बता दिया। पुराने पोर्टफोलियो में आपको सिर्फ 2 स्कीम रखनी है। अब कौन सी रखनी है प्लीज अपने एडवाइजर से फिर से पूछिए कि इतनी सारी स्कीम रखने की जरूरत नहीं है। उसे कंसोलिडेट करके इक्विटी हाइब्रिड फंड और मिड कैप में ही रखिए, उतना मेरे ख्याल से आपका पोर्टफोलियो पूरा हो जाएगा। चलिए जैस्मिन, कोई सवाल पूछना है आपने हर्ष से? और नहीं, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट जैस्मिन। और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक मुझे भी लेना होगा, लेकिन अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं, महिला निवेशक हैं, तो बिल्कुल भी देर ना करें। हमसे अगर आप सलाह चाहती हैं तो अपना सवाल फटाफट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रही हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हर्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, आपके सवालों के जवाब देंगे। मिलती हूँ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं विमेंस वेडनेसडे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, और ख़ास बात इस शो की यहाँ पर ये है कि हम विमेन इन्वेस्टर्स पर फोकस कर रहे हैं। अगर आप भी एक ऐसी विमेन इन्वेस्टर हैं जो कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करती हैं, या अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहती हैं अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल के लिए, तो ये पेशकश खास आपके लिए है। और इसी कड़ी में हमारे साथ एक और विमेन इन्वेस्टर अंशुल भी जुड़ चुकी हैं। अंशुल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका विमेंस वेडनेसडे में, और थैंक यू, अपना सवाल आपने हमें भेजा। कहाँ से बोल रही हैं, क्या करती हैं, कुछ बताइए अपने बारे में अंशुल। हाय कविता, गुड इवनिंग। हाय गुड इवनिंग। मैं अंशु बोल रही हूँ, आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड। जी मैम, मैंने कुछ मेरे पास कुछ 4 स्कीम्स हैं जिसमें मेरी कुछ टोटल एसआईपी 1,30,000 रुपीज की चल रही है। जो टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू है कुछ 20 लाख रुपीज का है। कुछ मेरा गोल है इन नेक्स्ट 15 years आई एम ट्राइंग टू सेव लाइक समवेयर 8 to 10 CR। एंड मुझे पूछना था कि मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन सही है या फिर मुझे कुछ और फंड्स ऐड करने चाहिए या नहीं। अगर मुझे अपना एसआईपी अमाउंट बढ़ाना है बाय 30,000 रुपीज, तो कोई नए फंड्स में ऐड करना होगा या फिर इन्हीं फंड्स में मुझे स्टेप अप करना चाहिए। तो कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो मैं सिर्फ फंड्स के नाम एक बार दोहरा देती हूँ, आप क्रॉस चेक कर सकें। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी है, आईसीआईसीआई प्रू का वाइल्ड डिस्कवरी है, और एसबीआई कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड पराग पारेख का आपके पास है, जिसमें 10,000 की आपकी एसआईपी चल रही है, राइट? यस मैम। ओके। 10 years 10 CR ये आपका गोल है? जी ठीक है। और इसके अलावा आपको अपनी एसआईपी 20,000 से बढ़ानी भी है। आप डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे थीम्स में डाइवर्सिफाई करने को लेकर इंटरेस्टेड भी हैं, उस पर भी आपने सवाल पूछा है। और मुझे ये जानना है आपसे, आपने किसी प्रोफेशनल एडवाइज़र से सलाह लेकर अपना पोर्टफोलियो बनाया है? नो मैम, ये सारा कुछ मैंने प्लान करा हुआ था। ओके चलिए, तो डिटेल्स काफ़ी सारी आपने हमें दे दी हैं। थैंक यू सो मच अंशुल, और आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के सफ़र में और आगे बढ़ाते हैं सही सलाह दिलाकर। तो हर्ष,
हर्ष, मेरे ख्याल से सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत आम पार्ट हो गया है सभी के पोर्टफोलियो का, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सब जो फॉलो कर रहे हैं सरकार की नीतियों को और जहाँ पे सरकार का फोकस रहने वाला है, उससे जुड़े क्षेत्रों को लेकर उत्साह बहुत ज़्यादा है। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम देख रहे हैं फंड हाउसेस भी इस लाइन पर बहुत सारे फंड्स भी लॉन्च कर रहे हैं। तो अंशुल के तो सवाल का हम जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा समय संक्षिप्त में ही भले सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन में फ़िलहाल अगर किसी को आगे बढ़ना है, अगर उनका पोर्टफोलियो तैयार है, अगर वो उस तरह के जोखिम को समझते हैं, उस सेक्टर को ट्रैक करते हैं और किसी फंड में पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपके मुताबिक ऐसे कौन से सेक्टर फंड्स हैं जिनको खरीदा जा सकता है इस वक्त? कविता, 3 सेक्टर्स हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है फिलहाल आज की तारीख में, ये देखते हुए कि सरकार की नीति वगैरह जो हमने बात की। एक है वो है डिफेंस फॉर श्योर। सिर्फ वैल्यूएशन पार्ट में मैं आपको फिलहाल कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट का ये डिफेंस सेक्टर का, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है वगैरह, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत क्लियर इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से है कि हमें विकसित भारत, आत्मनिर्भर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें यह है कि डिफेंस में भी क्यों ना हम अपने खुद डिफेंस इक्विपमेंट बनाएं और एक्सपोर्ट भी करें। तो फिलहाल इंडिया आज की तारीख में फिलीपींस और ऐसे कई कंट्रीज में डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें R&D, रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत स्कोप है, जहां पे हम आगे जाते हुए अच्छे अच्छे वेपन्स और जो डिफेंस के इक्विपमेंट है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो यस, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो स्कोप है और जिसमें ऑलरेडी काम हो रहा है, तो डिफेंस में एक अच्छा खासा मौका बनता है। लेकिन ऑफ कोर्स एलोकेशन ध्यान से करें और SIP के जरिए करें, क्योंकि वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, अगर हम भारत को देश की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था मानते हैं कि भाई आगे जाते हुए 2027 2030 में अगर इंडिया एक सुपर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है, तो उसका आधार होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग। और गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम्स है आत्मनिर्भर भारत पे, उसके बेसिस पे आप ये देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा जोर होने वाला है, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग फंड ऑफ कोर्स एक स्कोप बनता है। तीसरा मेरा जो पसंदीदा सेक्टर है वो है कंजम्पशन या FMCG या कंजम्पशन ओरिएंटेड। सीधी सी बात है कि अगर हम देखें कि कंजम्पशन थीम को पकड़ते हुए अगर कोई कंपनीज हैं, सो इंडिया दुनिया की सबसे यंगेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डेमोग्राफिक्स भी मानी जाती है। लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम इतनी बढ़ती जा रही है कि खर्च जो हिसाब से हो रहा है वो कंजम्पशन थियरी जो जो थीम है उसको बहुत फायदा देगा। तो कंजम्पशन चलिए। अपॉर्चुनिटीज फंड है या FMCG है, उन पे फायदा दिखता हुआ लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि जोखिम भी होता है इनमें। ऐसा नहीं है बिकॉज़ एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर की हम बात कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक थीम, एक स्पेसिफिक सेक्टर में न्यूज़ फ्लो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लिहाजा पढ़ाई-लिखाई करके और अच्छा खासा टाइम फ्रेम रखकर आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। झटपट हम हर्ष चाहते हैं कि आप अंशुल के पोर्टफोलियो पर सलाह दें, उसके बाद हमें ब्रेक लेना है और बाद में एक और महिला दर्शक का सवाल है हमारे पास। बताइए हर्ष, संक्षिप्त में। जी हाँ, अंशुल के पोर्टफोलियो में ना सारी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, उसमें कोई भी बदलाव वैसे करने की जरूरत नहीं। सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पास 2 वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दोनों बहुत अच्छी स्कीम्स है, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स खराब है। सिर्फ एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चाहें तो इनके पोर्टफोलियो में एक वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम को बंद करके मिड कैप स्कीम अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकती हैं। इनका जो SIP बढ़ाने का इरादा है कि वो किस में बढ़ाएं, तो मेरी सलाह रहेगी कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ये अपनी SIP 10,000 से 30,000 कर ले, तो नया 20,000 उन्हें इन्वेस्ट करना है। आप इन्हें क्या ये थीमेटिक वगैरह ऐड करना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो अगर ये कंफर्टेबल है और SIP के जरिए ये मॉनिटर और एग्जिट प्लान कर सकती है, तो थीमेटिक फंड में चाहे तो एक्सपोजर ले सकती है। शर्त है कि ये सारी जो हमने बातें बताई है अभी, उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लें। ऑल द बेस्ट अंशुल। और चलिए फटाफट हमारी एक यूट्यूब की दर्शक है, उनका भी सवाल लेते हैं, मोनिका पंडित का, और इन्होंने यूट्यूब के जरिए अपना सवाल हमें भेजा है। कर्नाटक से हैं, 27 साल की हैं, SIP कर रही हैं एक्सिस स्मॉल कैप में, क्वांट के स्मॉल कैप में, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में। लंबी अवधि का निवेश है, यानी कम से कम 15 साल का समय अपने इन्वेस्टमेंट में देना चाहती हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और हाँ, इनकी एक और कंडीशन है हर्ष, वो ये है कि बेस्ट रिटर्न्स मिलने चाहिए इनको इस पोर्टफोलियो से। तो चलिए करते हैं इनके प्लानिंग की शुरुआत। और क्लियरली स्मॉल कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने, और फ्लेक्सी कैप जिसमें थोड़ा सा लार्ज कैप का इनको बेहतर एक्सपोजर मिल रहा है, उसके लिए इन्होंने पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में डाला हुआ है।
और एक बार फिर से ऐसा पोर्टफोलियो हर जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोगों ने केवल मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, ऑब्वियसली रीसेंट रिटर्न्स को देखते हुए। और अच्छी बात यह है डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक फ्लेक्सी कैप को शामिल किया है, लेकिन एक लंबी अवधि के पोर्टफोलियो की हम बात कर रहे हैं। इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एक कैटेगरी में सही भी नहीं है। कैसे डाइवर्सिफाई करें? मोनिका को आप क्या फंड्स की सलाह देंगे? कविता एकदम सही फरमाया आपने कि अगर आप पोर्टफोलियो 30,000 रुपए 31,000 एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कर रही है, उसमें से 30,000 रुपए आप सिर्फ स्मॉल कैप में लगा रही है और नाम मात्र के लिए 1,000 रुपए आप फ्लेक्सी कैप में लगा रही है, तो इस तरीके से आप एक लॉन्ग टर्म एवरग्रीन पोर्टफोलियो नहीं बनाती है। पोर्टफोलियो एवरग्रीन बनाने के हिसाब से आपको एलोकेशन हर एक कैटेगरी में अलग से हो तो बेटर होगा। सो इनके लिए 31,000 का मैं एसआईपी इस तरह से बता दूं। एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये एक लार्ज कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड है। इसमें 10,000 रुपए। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप जो इनके पास ऑलरेडी है 1,000 रुपए कर रही है, तो उसको बढ़ा के 10,000 रुपए कर दे। व्हाइट ओक मिड कैप फंड में 6,000 रुपए और एक्सेस स्मॉल कैप जो इनके पास ऑलरेडी है उसमें अमाउंट घटा के 5,000 रुपए कर दे। तो इनके पास एक लार्ज कैप, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप, ये सारे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो ये थोड़ा बैलेंस्ड और बेटर अप्रोच रहेगा रादर देन हैविंग पूरा पैसा ओनली इन स्मॉल कैप्स। और ये पोर्टफोलियो को हर 2 साल में एक बार रिव्यू करें तो इनके लिए ठीक रहेगा। ऑलराइट, चलिए तो मोनिका के लिए ये सलाह जो आप देना चाहते हैं, और शो को भी हमें लगभग सवालों के सिलसिले को यहीं थामना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे पास निवेश का गुरु मंत्र है हर्ष का, तो झटपट एक रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। चलिए हर्ष, वैसे तो जो भी हम सलाह देते हैं हमारे दर्शकों को, उसी में बहुत सारी सलाह निकल के आ जाती है और वो भी एक तरह से निवेश का गुरु मंत्र ही होती है, लेकिन उससे हटकर मेरे ख्याल से आज आप अपने अनुभव के हिसाब से किस तरह का गुरु मंत्र देंगे हमारे दर्शकों को? बात कहूंगा कि अभी जितने भी हम सवाल देख रहे हैं, एक जनरल पैटर्न समझ में आ रहा है कि इन्वेस्टर अभी मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न कमा चुके हैं, तो उनकी अपेक्षा, उनका एलोकेशन वगैरह इक्विटी मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो मैं नहीं कह रहा कि गलत है, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने एसेट एलोकेशन प्लान पे मेंटेन रखिए, थोड़ी समझदारी लगाइए कि मार्केट में ठीक है अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप अपना घर बार बेच के या फिक्स डिपॉजिट निकाल के आप मार्केट में लगाएं। आप अपना एसेट एलोकेशन प्लान को प्लीज ध्यान में रखिए, रीबैलेंसिंग करिए और अपने गोल्स को, टाइम होराइजन को, आपकी खुद की रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ना कि सिर्फ मार्केट रिटर्न्स को देखते हुए। कई लोग अभी सिर्फ मार्केट में जो रिटर्न्स मिल रहा है वो देखते हुए अपना एलोकेशन इक्विटी में बढ़ाते जा रहे हैं, वो एक गलत तरीका है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का। सो प्लीज थोड़ा माइंडफुल होइए, इक्विटी जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए लेकिन ओवरबोर्ड ना जाए। और राइट हर्ष, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और विमेंस वेडनेसडे में महिला दर्शकों के सवालों के तमाम जवाब दिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारा विमेंस वेडनेसडे का आज का कार्यक्रम ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने वाले हैं जिन्होंने अपनी तरक्की की कहानी के ज़रिए बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दी है। लाइफ इंश्योरेंस के महत्व को उन्होंने बहुत बारीकी से देशवासियों को समझाया है, एक मुहिम की तरह वो इसको लेकर आगे भी बढ़े हैं। मिलाएंगे आपको आरएम विशाखा से इस छोटे से ब्रेक के बाद।